मैं ना हमेशा उत्तराखंड का बेटा हूँ, उत्तराखंड के युवाओं की बात करूँगा। अब आप देखिए कि हमारा जो उत्तराखंड है ना। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हर बात पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं योगेंद्र सिंह चौहान सर। आज़ाद समाज पार्टी से एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं धर्मपुर विधानसभा से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर सबसे पहले आप ये बताइए, आपको किस बात ने मजबूर किया इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, सिंस माय चाइल्डहुड आई वांटेड टू बी अ पॉलिटिशियन ओनली। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि भैया तुम क्या बनोगे बड़े होगे, कि बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो मेरा जो वर्ड्स था अपने पापा को देखते हुए कि मैंने कहा पापा मैं नेता बनूंगा। देन डीवी कॉलेज के अंदर हमारे जो बड़े भाई हैं जावेद खान जी, सत्यम जो ग्रुप चलाते हैं हमारे, मैं उनके साथ जुड़ा रहा लगातार। 2000 में हमने उन लोगों को डीवी कॉलेज में चुनाव लड़वाया। तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मतलब 10th क्लास में पढ़ता था। सिर्फ हल्ला मचाने जाते थे उनकी रैली के लिए हम। तो डीवी कॉलेज से लगातार मैंने चुनाव लड़ने की तैयारी करी, बट उसके बाद वो लिंगो कमेटी आई, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। देन कुछ चीज़ें होती है लाइफ में। फिर मैंने बीएससी नेविगेशन करी आईएमए चेन्नई से, डिप्लोमा इन नेविगेशन। देन मैंने बिल्सिप मैनेजमेंट सिंगापुर गया, वहाँ पर जॉब करी 6-7 साल, पूरा विदेश घुमा हूँ। लेकिन एक वो होता है ना कि जब बचपन में कोई चीज़ बच्चा ठान लेता है कि नहीं मुझे ये करना है। देन मैं आपको एक बड़ी फनी बात बताऊंगा कि मैंने 3 इडियट मूवी देख रहा था वहाँ पर, बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ। तो उस मूवी के अंदर ना, मैं उस मूवी को बहुत अच्छा मानता हूँ, मतलब सारे युवाओं की वो मूवी ना इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि आदमी को वो करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि है। तो इसलिए मैंने वो मूवी देखी दोबारा से। तो मेरे को लगा यार योगेंद्र तू कहाँ फंस गया, तूने मतलब समाज सेवा करना है, अपने समाज के लोगों के लिए करना है, गरीब वर्गों के लिए काम करना है। जो हिंदू मुस्लिम की जो मैं कहूँगा कि नफरती राजनीति इस देश के अंदर चल रही है, उसको खत्म करना है। तो इन सब को देखते हुए मैं 2014 में वापस आया, और फिर मैं अपना दोबारा से जो है अपने सामाजिक कार्यों के थ्रू और राजनीतिक कार्यों के थ्रू इसमें लग गया। और सौभाग्य से पिछले 2022 के चुनाव में मुझे राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया, आम आदमी पार्टी ने। मैं चुनाव लड़ा यहाँ पे, लेकिन एक हफ्ते में चुनाव लड़ा। तो वो रिजल्ट मैं नहीं दे पाया, क्योंकि एक हफ्ते में कोई भी चुनाव, आप तो पार्षद का चुनाव लड़ा जा सकता, लेकिन मैं विधानसभा चुनाव लड़ गया। बहुत सारी चीज़ें रही जो हमने गलतियाँ करी, और गलतियों सीखा भी है। फिर अभी जब मैं चुनाव लड़ा, उसका खत्म हो गया, तो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से, वो मेरे भाई हैं। वह 2006-07 से मेरे मतलब बहुत ही पारिवारिक मित्र रहे हैं। वह जब भी देहरादून आते थे मेरे साथ रुकते थे, हम लोग साथ गाड़ी पे घूमते थे, सब कुछ थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन एक बात बोली कि योगेंद्र, अपनी पार्टी है और इस पार्टी को क्या बोलते हैं, इस पार्टी को उठाना है, और इस पार्टी को ज्वाइन करना है। और आपको पता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो सर्वे समाज की बात करते हैं। तो ठीक है, मैंने फिर आज़ाद भाई से बात करी। मैंने उनकी बात काट ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे भाई हैं वो। तो वो नगीना चुनाव लड़ रहे थे, मैं तब भी उनके साथ खड़ा रहा वहाँ पे 15 दिन में। और मेरे भाई हैं सैनी जी, क्योंकि नगीना में मेरा तो बहुत कुछ है नहीं, लेकिन सैनी जी का परिवार, उनकी बहनें, उनका सब कुछ वहाँ पे रहा। तो हम दर्जनों गाँव वहाँ पर घूमे उनके लिए। और जो कहते हैं कि जो क्षत्रिय समाज के जो वोट थे, उन्हें भी हमने कन्विंस करने की कोशिश करी कि नहीं भाई, जिस प्रकार से चंद्रशेखर भाई के लिए आप सोचते हो ऐसा नहीं है, वो सर्वे समाज के नेता है। तो उन्हें वोट मिला, और बहुत अच्छे मार्जिन से नगीना की धरती ने एक नगीना को चुनकर इस संसद के अंदर भेजा, और जिसकी आवाज़ आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में ही पहचानी जाती है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ के माहौल देखा, सड़क ये मतलब आपको किस चीज़ों ने मजबूर किया इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ना, हमारे जो हिंदुस्तान है ना, यहाँ पर कोई भी नेता जो गरीब परिवार से आता है, तो जब तक ही गरीब रहता है तब तक विधायक नहीं बनता। जिस दिन वो विधायक बन जाता है, उसके पास कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, सब चीजें होती है। आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। आपने देखा होगा कि हमारी सड़क है, एक सड़क ना साल भर में 4 बार बनती है। पूछो क्यों? कायदे में ये सड़क 4 बार इसलिए बनती है क्योंकि नेताओं की ना कमीशन खोरी इसमें तय होती है। अगर आपको पाइपलाइन डालनी है तो पहले पाइपलाइन बनाइए, फिर आपको क्या होते हैं गैस पाइपलाइन डालनी है, आप उसकी लाइन डालिए। अगर आपको टेलीफोन की तार डालनी है, उसकी तार डालिए। लेकिन नेता क्या करते हैं, एक बार सड़क बनाई, फिर खुदवा दी, फिर कमीशन खा ली। फिर पानी की लाइन खुदवाई, फिर सड़क बनवाई, फिर खुदवा दी। तो ये कमीशन खोरी, जो भ्रष्टाचार। देखो, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, बीएससी नेविगेशन हूँ, पूरे देश दुनिया घूम कर आया हूँ। एजुकेशन और हेल्थ विदेशों में फ्री है, हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? अब आप समझिए कि आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद आप जो, अगर मैं आपको कहूँ टैक्स की बात ना करें ना, जो गाड़ी यहाँ पे 50 लाख की आप शोरूम से खरीदते हो, अगर आप उसको टैक्स पे ना करो तो 30 लाख की है, आप 20 लाख उसमें टैक्स देते हो। लेकिन
दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का इतना है कि आपको उसके बाद उस गाड़ी को लेके चलने के लिए टोल टैक्स भी देने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं मतलब जो मेरे को दिमाग में रहे कि देखिए इस हिंदुस्तान के अंदर ठीक होनी चाहिए। देखो मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ मस्ट फ्री होना चाहिए इस हिंदुस्तान के अंदर। शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। और यहाँ तक कि सरकारों को ना एजुकेशन सिस्टम को इस प्रकार से डेवलप करना चाहिए कि कोई भी बच्चा जो पढ़ने लिखने में होशियार हो तो एजुकेशन के बिना मतलब एजुकेशन ले और किसी भी प्रकार से एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं, आप इस नफरत की सियासत में मतलब सबका साथ सबका विकास कैसे करोगे? देखिए चंद्रशेखर आजाद ना वो सर्वे समाज का नेता है। भले ही लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एससी की बात करता है, मुस्लिम की बात करता है, सर्वे समाज की बात नहीं करती। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कभी प्रिया चौहान का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। प्रिया चौहान बलिया की बेटी थी, वो उसका शव ना फांसी पे लटका हुआ मिला। कितने सामान्य वर्ग के सांसदों ने उसकी आवाज उठाई? किसी ने उठाई ना। सिर्फ लोता सांसद था चंद्रशेखर आजाद। मिनट्स में नोट है, आप संसद की मिनट्स नोट निकलवा के पढ़ लीजिए। चंद्रशेखर आजाद जी ने उनकी आवाज उठाई। अभी चलो छोड़ो, अभी दूर क्यों जाते हो। मैं अभी क्या बोलते हैं 10 दिन 15 दिन पुरानी बात करता हूँ। जंतर मंतर पे कितने बच्चे बैठे हुए थे? क्या वहां पे सिर्फ दलित थे? कैसे मुस्लिम थे? क्या सामान्य वर्ग के लोग नहीं वहां पे थे? सब वर्ग के लोग थे ना। सब वर्ग के लोग थे वहाँ। हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, और एससी वर्ग से भी था, सामान्य वर्ग से भी था, पंडित भी था और ठाकुर भी था। सब थे ना वहाँ पे। मुस्लिम भी था। ऐसा तो नहीं था ना कि सिर्फ एससी और मुस्लिम बैठे हैं वहां पर या कोई प्रोपेगेंडा चला जा रहा है कि सब लोग। कौन सा नेता वहां पहुंचा? आपने देखा होगा सबसे पहले आंदोलन को समर्थन देने पहुंचा नेता पहुंचा था तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद रावण था। पहुंचे थे ना। उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि आज रात को वहां पे लाठीचार्ज हो सकता है और लाठीचार्ज की वजह से आंदोलन प्रभावित हो सकता है, रात को 2 बजे जो आज दिता अपने एसी कमरों में अपने एसी के बेडरूम में जाके सो रहे थे ना, तो रात को वही चंद्रशेखर आजाद जी थे जो 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक छात्रों के बीच डटे रहे कि जिससे कि वहां पे लाठीचार्ज ना हो सके। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ वो अकेले नेता थे जो सर पर अपना नीला हमारा जो झंडा है ना, जो हमारा पटका है, उसे बांध कर वहां खड़े थे और कह रहे थे कि कोई छात्रों पर आंदोलन लाठीचार्ज करेगा तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन अब ऐसा ना एक ही नेता है, अब लाखों युवा वहां पे पहुंच गए तो भैया वो एक ही जगह रह सकता था। ऐसा तो हो सकता था कि भाई सारी इंटरव्यू जाके बैठ जाए, तो जहां वहां बैठे थे वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद जी को पता लगा कि और जगह छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, बहनों के साथ बर्बरता की गई है, भाइयों के सर फटे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने 3 दिन तक आपने देखा होगा बारिश में संसद भवन के बाहर धरने में बैठ गए। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया था जंतर मंतर से कि सरकार झुकेगी और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा। 25 तारीख को आपको याद होगा जिनका इस्तीफा हुआ तो चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता से आह्वान किया था कि सभी लोग अपने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा मांगने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ कि मैं वो ज्ञापन देकर अपने ऑफिस तक नहीं पहुंचा था तो मेरे पास सोशल मीडिया पर खबर आ गई कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। तो ये चंद्रशेखर आजाद जी की पावर है। तो चंद्रशेखर आजाद जी की पावर है। तो आप सोच सकते हो कि जो सर्वे समाज के लिए लड़ता हो, तो हम भी सर्वे समाज की बात करते हैं। मैं हिंदू की बात भी करता हूँ, मैं मुस्लिम की बात भी करता हूँ, मैं एससी की बात भी करता हूँ, सबकी बात करता हूँ। यहाँ देहरादून का लड़का दिल्ली जा रहे हैं नौकरी के लिए। हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, सबको पता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार भी फेल हो रही है। नौकरी और शिक्षा पे आप क्या बोलोगे? देखिए इस उत्तराखंड प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ना यहाँ के जो पहाड़ी मूल के लोग हैं वो हमें पहाड़ी और देसी में बांटते हैं। दिक्कत क्या है कि पहले इन लोगों को मुस्लिमों से दिक्कत थी कि मुस्लिम है, जिहाद करते हैं, हमारा पहाड़ खराब करते हैं, ये आ रहे हैं अपना मतलब हमारे पहाड़ों का माहौल खराब कर रहे हैं। फिर इन्हें एससी लोगों से दिक्कत होने लगी कि एससी लोग हैं, ये डूम है, मतलब तरह तरह की भाषा मतलब वो जो है यूज करते थे। अब आपने देखा होगा पिछले 2 साल से अंदर ये मैदानी लोगों को टारगेट करते हैं। मैदानी लोग में चाहे एससी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सरदार हो, कोई भी हो, मतलब बनिया हो, जैन हो, कश्यप हो, सैनी हो, पाल हो, धीमान हो, दीवान हो, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग आए हैं, ये हमारा हक खा रहे हैं और हम लोगों का क्या बोलते हैं उत्तराखंड में वो नहीं है। देखिए मैं ना हमेशा उत्तराखंड का बेटा हूँ, उत्तराखंड के युवाओं की बात करूंगा। अब आप देखिए कि हमारा जो उत्तराखंड है ना, हमारे उत्तराखंड के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है कि हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक पर्यटन और हमारे चारों धाम। चारों के सभी मतलब कहूंगा कि अगर आप मुस्लिम की बात करोगे तो हमारे पास पिरान कलियर है,
अगर आप सिख की बात करोगे तो हमारे पास पौड़ी के अंदर वो भी है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करोगे तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कैची धाम सब उत्तराखंड के अंदर मिलता है आपको। तो हमारा जो उत्तराखंड है, इसका सब कुछ जो चीजें है ना वो पर्यटन से चलती है। लेकिन यहाँ की सरकारों ने ऐसी कोई भी व्यवस्थाएं नहीं करी कि पर्यटन को इतना बढ़ाया जाए कि जिससे कि लोग यहाँ पर आए और स्थानीय लोगों को रोजगार करने का मौका मिले। आप देखिए कि हमारे पहाड़ी की स्थिति इतनी बुरी है ना कि अगर पर्यटन वहां पर ना हो, मतलब जो लोग वहां पर जाते हैं बाबा केदार के, बद्रीनाथ के, गंगोत्री यमुनोत्री के, या उधर की बात कैची धाम के दर्शन करने जाते हैं, ये चुनाव तो यहाँ पे लोगों के पास मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए संसाधन नहीं होंगे। अब आप देखिए, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ। हमारी विधानसभा के अंदर ना एक इंडस्ट्री एरिया पड़ता है, उसका नाम है मोबे वाला। आप गए मोबे वाला? वहां मैक्सिमम फैक्ट्रीज ना बंद हो चुकी है। 10 साल से यहाँ के विधायक विनोद चमोली जी, उन्होंने आज तक उन फैक्ट्रीज पर ध्यान नहीं दिया कि वो फैक्ट्री बंद क्यों हो रही है। जिस दिन योगेंद्र चौहान यहाँ पे विधायक होगा, मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, जितनी फैक्ट्री के ओनर है ना, इन्हें बुलाऊंगा, इनसे पूछूंगा आप मुझे बताइए कि आप फैक्ट्रियां बंद करके क्यों जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि उन्हें डबल टैक्स पे करना पड़ता है, यूपी का भी करना पड़ता है, उत्तराखंड का भी करना पड़ता है, तो उन लोगों को कुछ चीजों में मतलब हाँ नहीं हो पा रही है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा कि भैया आप उत्तराखंड के युवाओं की रोजगार की बात करो, टैक्स ठीक है आप थोड़ा बहुत कम कर लो जिससे वो फैक्ट्रियां दोबारा खुले और धर्मपुर विधानसभा के, देहरादून जिले के लोकल युवाओं को वहां नौकरी मिल सके। ये हमारा एक प्लान है जिसमें हम काम करना चाहते हैं। सर, धर्मपुर विधानसभा 10 साल से ठगी जा रही है। नेता 3 महीने पहले पेटा बन के आते हैं और फिर जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप भी ऐसे ही करोगे या आप हर महीने जनता के बीच में आओगे? आप ना मेरा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ। आज आपने देखा होगा कि कारगिल चौक का जो कूड़ा घर है ना, उसके लिए कभी कांग्रेस वाले पहुंच जाते हैं, कभी यूकेडी वाले पहुंच जाते हैं, कभी कोई पहुंच जाते हैं। मैं आपको 3 साल पुरानी फोटो दिखा सकता हूँ कि मैंने वहां पे धरना दिया है। ठीक है, जब सौरभ थपलियाल जी मेयर बने इस देहरादून के, तो उन्होंने एक बयान दिया कि जितने भी ठेली वाले, पटड़ी वाले या हॉट बाजार जो लगते हैं, ये सब बाहरी लोग हैं, इन्हें बंद कर दिया जाए। कुछ लोग मेरे पास आए, तो योगेंद्र चौहान वो व्यक्ति था, मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस निकाली जिसमें केस है गेंदाराम वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती है वो सबके लिए होती है आपको, तो मैंने वो गाइडलाइंस निकाली। उसके बाद मैं 250-300 लोगों के साथ नगर निगम पहुंचा, मैंने नगर निगम का घेराव करा और जो वहाँ की मैंने अधिकारी है, मैंने उन्हें वो सुप्रीम कोर्ट का वो दिया। मैंने कहा आप इससे पढ़िए, आपका काम ठेली वालों को, पटड़ी वालों को, हॉट बाजार वालों को रोजगार देने का है। इनके लिए आप जगह की व्यवस्था करोगे, इनके लिए आप शौचालय की व्यवस्था करोगे, लाइट की व्यवस्था करोगे, पानी की व्यवस्था करोगे, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करोगे, लेकिन आप इनका रोजगार नहीं छीन सकते। ये पूरा काम आपके भाई ने करा है। इसके अलावा गौ माता के नाम पे आपने राजनीति बहुत सुनी होगी। अरे गौ माता को खाया जा रहा है, काटा जा रहा है, गौ माता को क्या बोलते हैं ये लोग, जिहादी लोग हैं, वैसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। कांजी हाउस का नाम सुना आपने सिलागुई के अंदर? कांजी हाउस, जब गौ माता की हमारी दुर्दशा थी ना, जब जो भी एक हिंदूवादी संगठन जो गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं, गौ माता के नाम पे अपने आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं, अपने घर बनने का काम कर रहे हैं सिर्फ गौ माता के नाम पे। लॉजिकली इन्हें गौ माता से कोई मतलब नहीं है, बस एक टैग है कि नहीं गौ मेरी माता है, गौ मेरी भी दूध पिया है, आपकी माता है आप भी दूध पीते, तो सब पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, कुछ लोगों को अपनी राजनीति चमकानी होती है। तो जब कांजी हाउस में मैंने देखा वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, वहाँ स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, वहाँ दवाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ चारे की व्यवस्था नहीं है। तो हमारी एक बहन है नन्ही तनेजा दीदी और हमारे चाचा हैं लाल सिंह गुर्जर चाचा जी, उनके साथ मिलकर इवन मैंने मुस्लिम सेवा संगठन के जो हमारे अध्यक्ष हैं नईम कुरैशी, उनका समर्थन मांगा। मैंने कहा आप आइए और हमारा समर्थन दीजिए कि आज गौ माता को आपकी जरूरत है। नईम भाई ने वहां पर बोला कि मैं यहाँ से मांग करता हूँ कि गौ माता को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और मुसलमान हिंदू तो गौ माता मानते हैं, मुसलमान भी गौ माता मानेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, आज तक ये नहीं करा। अभी आपने कुछ एक बयान आया होगा कि शायद बंगाल में था, वो मैं बताऊंगा कि जो 14 साल से ऊपर की जो गाय उन्हें काट सकते हैं। अरे क्या, कहाँ पर तुम क्या कर रहे हो यार? मतलब तुम एक तरफ तो गौ माता की तुम बात के, जिस गौ माता के नाम पे तुम राजनीति करके सत्ता में आए, दूसरा उन्हें काटने की बात कर रहे हो। तो गौ माता के लिए भी जब लड़ने वाली बात थी तो हम लड़े यहाँ पर जाकर। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ कि मैंने नगर निगम में धरना प्रदर्शन करा, मैंने ज्ञापन दिया, फोटोज वीडियो जो बोलोगे मैं आपको लगा दे दूंगा। आज कांजी हाउस की स्थिति ठीक है ना, वो बिकॉज ऑफ नन्ही तनेजा, लाल सिंह गुर्जर, योगेंद्र चौहान की वजह से। इसके अलावा आपने देखा होगा दीपनगर में बाबा साहब की एक मूर्ति थी,
वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है वो भाजपा के थे, यहाँ के विधायक भाजपा के हैं, और यहाँ के जो मेयर थे वो भी भाजपा के थे। जब कोई भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेता आता है तो वो कहते हैं मुझे दलित के घर में जाके खाना खाना है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि उन्हें दलितों का वोट चाहिए। बेसिकली कांग्रेस और भाजपा दोनों दलित विरोधी है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात बोलूंगा। जब बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई तो मेरे पास वहाँ पे फोन आया वहाँ के जो अध्यक्ष है डॉक्टर प्रेम सर का कि योगेंद्र भाई आप लोग कहाँ हो, बीमारी में समाज पार्टी के लोग आओ, यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। मैं सेलाकुई था, मुझे इतने टाइम सेलाकुई पहुंचने से वहाँ पे लगा। हम लोग वहाँ पहुंचे, हमने बाबा साहब की मूर्ति निगम वालों से छीनी और उसके बाद वो खंडित हो गई थी, टूट गई थी, वहाँ लगाया। मैंने दीपनगर के एससी समाज के लोगों से वादा करा कि बाबा साहब की जयंती से पहले हम लोग यहाँ पर नया क्या बोलते हैं बाबा साहब की मूर्ति लगवाएंगे। तो हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाने का वहाँ पर काम करा। ये हमारे काम है जो पिछले कुछ समय, आप ये निशान दिख रहे हो, आपको निशान दिख रहा होगा, ये निशान छात्र आंदोलन का निशान है। आप ये देखिए, ये भी चोट लगी हुई है ना, ये देखिए निशान पड़ा हुआ है, ये उंगली सूजी हुई है। मैंने 3 दिन दिल्ली में रह के लाठियाँ खाई है इस छात्र आंदोलन के लिए, जो बच्चे जो वहाँ पर रहे उनके लिए। तो हमने लगातार काम करे हैं। मतलब आप मेरी प्रोफाइल उठा के देखोगे तो आप ये नहीं देखोगे कि योगेंद्र चौहान आज चुनाव आ रहा है, 6 महीने चुनाव में रहेगी तो घर से निकल गया। तो पिछले 3 साल से लगातार जनता के बीच, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी की पेंशन लगवानी है, किसी की आधार कार्ड बनवाना है, किसी का वोटर ID कार्ड बनवाना है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट। मैं आपको हजारों ऐसे लोगों के नाम दे दूंगा जिनसे आप पूछ सकते हो कि योगेंद्र चौहान कार्य करे नहीं करे। आप लगातार मुस्लिमों के हक में भी आवाज उठाते हो, वो मस्जिदों का मामला हो मतलब या माइक उतारने जैसा भी मामला था, मतलब आपको हर जगह दिखे गए। इंसानियत की बात करता हूँ। मुस्लिम है ना, मुस्लिम वो हिंदी है। आपने बचपन में किताब में पढ़ा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदी है हम। जो मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गया ना वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है। इस हिंदुस्तान की मिट्टी में वो पैदा हुआ है और यहीं पर दफन होगा, कोई भी उसे इसमें से निकाल नहीं सकता। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से मस्जिदों की बात हो, मदरसों की बात हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, पता नहीं कितने जिहाद, मतलब मैं तो आज तक सुनने में नहीं मिला कि कितने जिहाद होते हैं। मैं कोई व्यक्तिगत तौर की बात करूं तो मैं जावेद भाई से 2000 से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। 2000 से मैं उनके घर पे जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे एक भाई है गालिब भाई, मेरे वाले में रहते हैं। मैं अभी उन्हें फोन करूंगा ना, भाई राम राम, हाँ राम राम चौहान क्या हाल है, तो वो राम राम बोलते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं इन सब चीजों से। देखिए मेरा मानना क्या है कि जहाँ पे इंसान की बात होगी ना वहां पर हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूं अगर कोई मुस्लिम लव जिहाद कर रहा है, कोई मुस्लिम गौ माता को काट रहा है, या कोई मुस्लिम क्राइम कर रहा है, तो आप उस मुस्लिम जो क्राइम कर रहा है, जो गाय काट रहा है, जो लव जिहाद कर रहा है, उसे सजा दो। आप पर्सनली एक व्यक्ति को सजा दो, आप पूरी किसी कौम को सजा मत दो। उसी प्रकार से अगर कोई हिंदू क्या बोलते हैं कोई क्राइम कर रहा है, चाहे वो सैनी हो, पाल हो, चौहान हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, तो आप सिर्फ उस व्यक्ति को सजा दो। क्योंकि संविधान ने क्या कहा है कि जो जुर्म करने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं गुनहगार होता है, ना कि पूरी कौम गुनहगार होती है। तो इसलिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों के साथ अड़के खड़ा रहता हूँ। अब कोई लोग मुझे आके बोले कि हमारे बेवाला मस्जिद में आके एक हनुमान चालीसा पढ़नी है, कि ये जिहादी ने ऐसा कर दिया, अरे फलाने ने ऐसा कर दिया, ढिगने ने ऐसा कर दिया। अरे क्या यार आप क्या कर रहे हो? क्यों हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हो? क्योंकि मेरा मानना क्या है कि ये देश जो है ना संविधान से चलेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से चलेगा। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों की आवाज उठाता हूँ। आखिरी सवाल आपसे ये है, हर MLA जो है जीतने से पहले 100 वादे करता है, पानी, सड़क वगैरह वगैरह कुछ भी, और जीतने के बाद भूल जाते हैं। तो आप 3 वादे ऐसे करो कैमरे के सामने जो आप 1 साल के अंदर करोगे। कि मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, देश दुनिया घूम के आया हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ, देश दुनिया घूम के आया हूँ। मुझे ना जियो के बारे में भी पता है, मुझे किसी कर्मचारी से काम कैसे कराना है, प्यार से कराना है, डंडे के बस पे कराना है। जो आपको पता होगा आजाद समाज पार्टी बीमारी में का झंडा और डंडा बहुत मजबूत है, काम कराना हमें आता है। कि और भ्रष्टाचार मैं आपके कैमरे के माध्यम से खुला, यदि धर्मपुर विधानसभा की जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हमें धर्मपुर विधानसभा में भेजते हैं, तो कोई भी काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे पाइपलाइन का काम हो, कोई भी कमीशन खोरी, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे बाप दादा की अच्छी जायदाद है, मैं अच्छा कमाता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जनता का पैसा जनता पे यूज होगा, कोई भी कमीशन खोरी नहीं ली जाएगी। दूसरा, जितनी भी जगह नशे बटते हैं, जितनी भी जगह नशे बटते हैं, सबको CCTV फुटेज से लेस करा दिया जाएगा, और नशा करने वालों को का जो ठिकाना होगा ना वो शुद्ध वाला जेल होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, एक युवाओं को
जो हमारी भविष्य है ना, उनकी उसको नस्ल को खराब होते हुए नहीं दे सकता। ये मेरा आपसे वादा है। मुब्बे वाले की जितनी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है उन्हें खुलवाने का काम हम करेंगे, और धर्मपुर विधानसभा के लोकल युवाओं को वहाँ नौकरी देने का काम हम करेंगे। ये मैं आपको 3 वादे आपको बोल रहा हूँ कि मैं 1 साल के अंदर आपको निभाऊंगा। मेरा एक लिस्ट है, मैं आपको मैंने पूरा फैक्ट्री अपना जो है डेवलप करा है। महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं। देखो आप देखिए ना, हमारी जो बस्ती की जो चीजें होती है ना, बस्तियों में बहुत खराब है। जैसे हमारा लुधिया नगर है, ब्रह्मपुरी है, दीपनगर है, जो भी हमारे बस्ती वाले क्षेत्र पड़ते हैं, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्राइम बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी गलियां हैं, आदमी बल्क में रहता है, ठीक है, नशा भी बिक रहा है, मतलब पानी भी लीकेज हो रहा है, आदमी बीमार भी पड़ रहा है, साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले धर्मपुर विधानसभा की जितनी भी ऐसे क्षेत्र है ना, इनका विकास होगा, ये आपसे वादा है मेरा। सर जैसे आप लगातार मुस्लिमों के हक में आवाज उठाते हो, और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं 80% समथिंग 90% कांग्रेस को वोट जाता है मुस्लिमों का, है कि नहीं, और 10% इधर उधर जाता है या कुछ भी XYZ। तो इसमें मतलब आप क्या कहोगे? देखिए, मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि आप ना अब किसी गुलाम नहीं हो, आप स्वतंत्र हो। जिस प्रकार से आपने नगीना लोकसभा के अंदर चंद्रशेखर भाई को अपना प्यार दिया था, चंद्रशेखर भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, तो आपने देखा होगा, आप नगीना मॉडल देख लीजिए ना, कि आज नगीना के अंदर किसी भी मुस्लिम पे कोई अत्याचार नहीं होता है। योगी जी ने कहा था कि सड़क पे नमाज नहीं होगी। यदि कोई हिंदुस्तान का नेता मुझे दिखा दो कि जिसने अपने लोकसभा क्षेत्र में स्वयं खड़ा होकर मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ाई है, ऐसा नेता आपको मिला सकता है कोई? वो चंद्रशेखर आज़ाद है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से एक निवेदन करना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि इस देहरादून जिले के अंदर, इस उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम भाइयों को लोगों ने टारगेट किया जा रहा है। कभी उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, कभी उनके मदरसों को टारगेट किया जाता है, अभी उनको क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है। किसी ने आपकी आवाज़ नहीं उठाई। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को आना चाहिए ना भाई, सिर्फ मुसलमान आपका वोट लेते हैं तो हाँ उनको बिल्कुल, या मुसलमान आपका किसी भी बात में कभी कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई। निश्चित तौर पर कांग्रेस वाले क्या सिर्फ मतलब मुस्लिम क्या सिर्फ कांग्रेस का वोटर है, बस सिर्फ आप मुस्लिम को सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हो कि ठीक है वोट बैंक हमें देता है? भैया मुस्लिम अब जो है ना, आज का मुस्लिम मुझे लगता है कि जाग चुका है। चंद्रशेखर भाई जिस प्रकार से लगातार सर्वे समाज की बात करते हैं, अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार धर्मपुर विधानसभा का जो मुस्लिम वोटर है, निश्चित तौर पर वह जो बात जरूर सोचेगा कि पिछले 3 साल से यदि कोई व्यक्ति हमारी आवाज़ उठा रहा है, लगातार हम लोग लड़ रहा है, हमारी मस्जिदों पे, मदरसों पे या किसी भी चीज़ पे बात आती है, तो सबसे पहले मुखर के बोलता है। तो मुझे इस बार लगता है कि मुस्लिम भाई इस बात को समझेगा, और इस बार का जो चुनाव होगा ना, आपसे दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हमारे जो SC समाज का भाई है, सब मिलकर इस विधानसभा में जो जीत नगीना में चंद्रशेखर भाई की हुई थी ना, वह जीत हमारी होगी। आप एक बार रिकॉर्ड कर लो, नोट कर लो, अभी चंद्रशेखर भाई की रैली नहीं हुई है। 80% से ऊपर जो हमारे SC समाज का वोटर है ना, वो चंद्रशेखर भाई वैसे हमारे साथ जुड़ चुका है। जाट वोटर हो, सैनी वोटर हो, पाल वोटर हो, कश्यप वोटर हो, मैदान का वोटर है ना, बहुत सारा। आपने देखा होगा कि हमारे विधायक जी हैं, उनका एक बयान था कि जो आता है यहाँ पे धर्मशाला समझ के बच जाता है, और मेरा सीधा साधा पहाड़ी मुंह ताकता रह जाता है। तो जितने मैदानी क्षेत्र के हमारे भाई है ना, कश्यप हो, पाल हो, सैनी हो, धीमान हो, मुस्लिम हो, जितने भी हैं, चौहान हो, शर्मा हो, बनिया समाज के हो, गुप्ता हो, जैन हो, सबको समझ में आ गई कि इस बार करना क्या है। इस बार वोट जो नगीना में सब एकजुट होकर जिस चंद्रशेखर भाई को जिताया था ना, सर्वे समाज इस बार आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को धर्मपुर विधानसभा में जाने जा रहा है। आप देख लेना, धर्मपुर विधानसभा वो विधानसभा होगी जो उत्तराखंड से देहरादून जिले से पहली जीत चंद्रशेखर भाई को हम देंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर। आज हमारे साथ है योगिंदर सिंह चौहान। आपने पूरी बातें सुनी, और अब आप खुद सोचिएगा कि हमने किसको वोट देना है, नफरत की राजनीति को, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को, या फिर एक सेकुलर शख्स को। आप खुद फैसला कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी बात आप कमेंट कीजिएगा, फिर इसको अगली बार में उठाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।